आदि मानव से मानव सभ्यता तक का इतिहास परिवार की संकल्पना के विकास का इतिहास है। परिवार यानी माता पिता, पुत्र पुत्रियां, पुत्र वधुएं और अगली पीढ़ी के प्रतिनिधि, ये सब सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं, अपना अपना महत्व, परस्पर स्नेह, समर्थन और सहयोग का सिद्धांत यानी परिवार। विश्व भर में भारतीय सभ्यता और कुटुंब पद्धति आज भी सम्मान की नजरों से देखे जाते हैं। किसी भी धर्म जाति के परे संयुक्त परिवार हमारी पहचान है, विशेषता है और भारतवर्ष की प्रगति का रहस्य भी। किंतु प्राचीन काल से ही इन पवित्र रिश्तों का संतुलन हर परिवार के सदस्य के लिए चुनौती रहा है। इन रिश्तों को लेकर भ्रांतियां भी रही हैं। ऐसा ही नाजुक रिश्ता है सास और बहू का। कई परिवार इस कलह की भेंट चढ़ चुके हैं। कई मासूम खुशियां इस वेदी पर बलि जा चुकी हैं। ज्योतिष विज्ञान और भारतीय परंपरा के रहस्यों के माध्यम से हमारा सच्चा और निस्वार्थ प्रयास है कि सास बहू के कलह से परिवार मुक्त हो। आइए हम सब सच्चे निस्वार्थ मन से अपने घर को फिर स्वर्ग बनाएं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सोमवार एवं उसके स्वामी चंद्रमा की, जो आज है। जगत में सबसे बलवान समय है। सोमवार समय का 7वां हिस्सा है। यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। सोमवार सप्ताह में एक बार आता है। घूमती हुई पृथ्वी का हर बुद्धिमान प्राणी, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का राजा, महाराजा, रानी, महारानी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्र प्रमुख, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उद्योगपति, व्यापारी, काश्तकार, खिलाड़ी, विद्यार्थी, गृहस्थ, गृहिणी, साधु, साध्वी, मठाधीश, पीठाधीश आदि मानव, चाहे वे किसी भी राष्ट्र के नागरिक हो, किसी भी धर्म को मानते हो, कोई भी कर्म करते हो, वे आज को मानते हैं कि आज सोमवार है। सोमवार का अपना महत्व है। पापा जी, सोमवार का विशेष महत्व क्या है? सोमवार का विशेष महत्व यह है कि वह रविवार के बाद एवं मंगलवार के पहले आता है। अपनी इस क्रम में वह कभी भी परिवर्तन नहीं करता, जबकि पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी जड़ चेतन में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे समझने का प्रयास करें कि कोई भी कन्या विवाह के तुरंत बाद मम्मी नहीं बन सकती, जबकि हम आज देख रहे हैं कि कन्यादान होते ही वह कन्या बहुरानी बनते ही कुछ बच्चों की मम्मी बन जाती है। पापा जी, ऐसा किस कारण से होता है? इसका जवाबदार कौन है? ऐसा होता है सिर्फ स्वार्थ के लिए। कभी स्वार्थ रहता है कन्या के माता पिता अथवा रिश्तेदारों का, तथा कभी स्वार्थ रहता है अपना खुद का, कन्या का, जो अपने भोग के लिए, वैभव के लिए अपने ही नारी समाज का अपमान करती है। न तो कन्या के माता पिता को इस बात का एहसास रहता है और न ही कन्या को कि जिस वैभव के लालच में उसने किसी का हक छीना है वह हमेशा नहीं रहेगा। ध्यान रहे, सोमवार का स्वामी चंद्रमा में हर पल परिवर्तन हो रहा है, जिसका असर प्रत्येक जड़ चेतन प्राणी में हर पल पड़ रहा है। अमावस के तुरंत बाद से चंद्रमा बढ़ने लगता है एवं पूनम के तुरंत बाद से चंद्रमा घटने लगता है।
यही स्थिति प्रत्येक मानव के ग्रस्त जीवन में रहती है। चंद्रमा को इस स्थिति का ज्ञान है, इसलिए चंद्रमा हमेशा अपने क्रम में चलता रहता है। पापा जी, चंद्रमा के उदय, उसकी कम एवं बढ़ने वाली दूरी को कौन मानता है? एक समुदाय के मानव जो विशेष धर्म को मानते हैं, वे चंद्रमा के उदय का महत्व समझकर अपने ग्रस्त जीवन में कार्य करते हैं। दूसरे समुदाय के ग्रस्त बढ़ते चंद्रमा अथवा घटते चंद्रमा के अनुसार अपने ग्रस्त जीवन के कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मानव के ग्रस्त जीवन के साथ चंद्रमा के उदय अथवा बढ़ने वाली अथवा घटने वाली दूरी के अनुसार कर्म होते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी चंद्रमा के उदय एवं उसके परिभ्रमण के अनुसार अपने कार्य कर रहा है एवं रहती दुनिया तक करता रहेगा। पापा जी, चंद्रमा के अनुसार हमें ज्योतिष शास्त्र से क्या पता पड़ता है? चंद्रमा से हमें प्राणी की जन्म राशि का पता चलता है। प्राणी के पृथ्वी पर जन्म के समय गोचर का चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहा होता है वह प्राणी की जन्म राशि कहलाती है। जैसे किसी के जन्म के समय यदि चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में था तो हमने समझना चाहिए कि उसकी जन्म राशि मेष है। पापा जी, ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ पर है? ब्रह्मांड का केंद्र घूमती हुई पृथ्वी है। पापा जी, घूमती हुई पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर है? घूमती हुई पृथ्वी का केंद्र भारत है। पापा जी, भारत का केंद्र कहाँ पर है? भारत का केंद्र नागपुर 0 माइल है। पापा जी, चंद्रमा का शासन कब एवं कहाँ पर रहता है? चंद्रमा का शासन सारे पृथ्वी पर रहता है। चंद्रमा का शासन सूर्य अस्त से शुरू होता है एवं सूर्य उदय तक रहता है। पापा जी, राष्ट्र में चंद्रमा किसके सहयोग से अपना शासन करवाता है? राष्ट्र में चंद्रमा का नियंत्रण राष्ट्र प्रमुख के जीवन साथी पर रहता है और वह उसके सहयोग से अपना कार्य करवाता है। जैसे जहाँ पर राष्ट्र प्रमुख राजा है तथा चंद्रमा महारानी के द्वारा अपना कार्य करवाता है तथा जहाँ पर महारानी है वहाँ पर वह अपना शासन महाराजा के द्वारा करवाता है। पापा जी, जिस राष्ट्र प्रमुख का जीवन साथी पृथ्वी पर नहीं है उस पर चंद्रमा कैसे अपना शासन कर सकता है? जहाँ पर राष्ट्र प्रमुख का जीवन साथी नहीं है वहाँ पर चंद्रमा अपना शासन उनके सचिव सेक्रेटरी के माध्यम से करवा रहा है। पापा जी, परिवार में चंद्रमा का नियंत्रण किस पर है? परिवार में चंद्रमा का नियंत्रण माता जी पर है। पापा जी, परिवार पर चंद्रमा का केंद्र कहाँ पर है एवं कैसे? परिवार में चंद्रमा का केंद्र बहुरानी पर है। पूर्ण चंद्रमा में दाग है एवं उसकी अगली यात्रा घटने लगती है। दूज का चंद्रमा शीतल साफ बेदागी एवं बढ़ने वाला है। सास परिवार में पूनम का चांद है जो अमावस की ओर हर पल बढ़ रहा है तथा दूज का चंद्रमा जो लड्डू गोपाल के माथे पर शिव जी के माथे पर है तथा मुस्लिम समुदाय जिस चंद्रमा को नमन करते हैं वह बेदाग चंद्रमा दूज का है। परिवार में बहुरानी दूज का चंद्रमा है। जो सासू माँ बहुरानी में दूज का चंद्रमा देख पाती है उस गृहिणी का मानव जीवन स्वर्ग से सुंदर होने लगता है एवं मानव शरीर शांत होने पर उसे स्वर्ग में जन्नत में शीतलता का मधुरस मिलता है। बहुरानी में छिपे दूज के चंद्रमा के दर्शन घूमती हुई पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्षों में भाग्यवान सासू माँ ही कर पाती है। जो सासू माँ बहुरानी में छिपे चंद्रमा के दर्शन करना चाहती है, जो पवित्र बढ़ता हुआ शीतल चंद्रमा है, उसने प्रत्येक सोमवार को अपने मन से अपनी बहुरानी के कर्मों की सुंदरता को देखकर
समझकर अपनी ममतामयी मुस्कान से अपनी बहुरानी को मानसिक आशीष देना चाहिए। जो सासू माँ 108 सोमवार तक प्रत्येक सोमवार को अपनी बहुरानी के कर्मों की सुंदरता को अपने मन से देख सकेगी, उसका मानव योनि का ग्रस्त जीवन अमृत की बरसात करने वाला जीवन हो जाएगा, जिसकी चर्चा पृथ्वी पर आने वाली प्रत्येक बहुरानी करेगी कि सासू माँ हो तो ऐसी हो जिसे बहुरानी में छिपे चंद्रमा के दर्शन हो। पापा जी, सासू माँ जो पूनम का चंद्रमा है एवं बहुरानी जो दूज का बढ़ता हुआ चंद्रमा है, बहुरानी ने सासू माँ जो पूनम का चंद्रमा है उसे किस प्रकार समझकर क्या करना चाहिए? विधाता जिसे ईश्वर गॉड अल्लाह कहते हैं का नियम एक ही है, जो अरबों खरबों वर्षों से है एवं रहती दुनिया तक रहेगा, वह है हर पल परिवर्तन करना। सासू माँ जो परिवार में पूनम का चंद्रमा है, उसका स्वरूप घटता हुआ होने लगता है। यह क्रिया प्रत्येक प्राणी के ग्रस्त जीवन में अलग अलग गति से होती है। जैसे पृथ्वी पर अलग अलग प्राणी चेतन वाहन की अपनी अपनी गति है, ठीक इसी प्रकार जब पूनम के बाद घटती एकम आती है, तब परिवार में बहुरानी जो बढ़ती दूज है में गुप्त रूप में सासू माँ की मानसिक शक्ति आ जाती है। सासू माँ की मानसिक शक्ति के इस परिवर्तन को अनुभव वाले ही प्राणी देख पाते हैं। यह बहुत सूक्ष्म गति का परिवर्तन रहता है। जैसे जिस पर कुंवारी कन्या का कन्यादान उसका पिता करता है, ठीक उसी पल कन्या के चेहरे पर परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कुछ समुदाय में कन्या के विवाह के बाद मुंह दिखाई की रस्म रहती है। यही स्थिति हम दूसरी ओर से समझ सकते हैं। जिस पल सासू माँ का शरीर शांत होता है, उसी पल बहुरानी का मनोबल बढ़ जाता है एवं चेहरे में विशेष परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन का नाम ही है जीवन। घटती दूज को सासू माँ की एक गुप्त शक्ति बहुरानी के पास आ जाती है। इस प्रकार इससे हम समझ सकते हैं, घटती दूज का मतलब 15 में से 2 घटाओ 13 रह गया। बढ़ती दूज का मतलब छिउरों में 2 जोड़े 2 हो गया, कुल मिलाकर 15। दोनों का योग पूर्ण हुआ चंद्रमा। घटती तीज को सासू माँ की मानसिक ऊर्जा बहुरानी के पास आ जाती है एवं उसका स्वरूप बढ़ती तीज का होने लगता है। यह अनोखा खेल विधाता का है। इसे साधारण मानव को समझने के लिए धैर्य चाहिए। पापा जी, चंद्रमा का रंग कौन सा है? इसका उपयोग लेने के लिए सासू माँ एवं बहुरानी ने क्या करना चाहिए? चंद्रमा का रंग सफेद है, इसलिए अपने मतभेद समाप्त करने के लिए, भविष्य में कोई मतभेद न हो, उसके लिए सासू माँ ने प्रतिदिन चंद्रमा की दिशा वायव्य दिशा को नमन करना चाहिए तथा बहुरानी ने सोमवार को जो भोजन बनाए वह भोजन सासू माँ की पसंद का बनाना चाहिए, जिसमें सफेद रंग के अनाज, फल एवं सब्जी का उपयोग करने के साथ साथ खोपरे का, नारियल का उपयोग भी करें। पापा जी, चंद्रमा की राशि कौन सी है? उसका किस प्रकार उपयोग करें जिससे सासू माँ एवं बहुरानी के मतभेद न हो? चंद्रमा की राशि कर्क है। इसका विशेष उपयोग करने के लिए सासू माँ ने कर्क राशि की दिशा उत्तर को नमन करना चाहिए तथा बहुरानी ने अपने घर के ड्राइंग रूम में उत्तर दिशा में कर्क राशि की फोटो लगाकर उससे नमन करना चाहिए। पापा जी, चंद्रमा का स्वाद कैसा है? इसका विशेष फल पाने के लिए सास एवं बहू ने क्या करना चाहिए? चंद्रमा का स्वाद नमकीन है, इसलिए सासू माँ एवं बहुरानी ने सोमवार को बाजार का नमकीन नहीं खाना चाहिए।
चंद्रमा के कितने नक्षत्र हैं एवं उनके नाम क्या हैं एवं उनके नंबर क्या हैं? चंद्रमा के नक्षत्र 3 हैं तथा उनके नाम रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र एवं श्रवण नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र का नंबर 4 है, हस्त नक्षत्र का नंबर 13 है तथा श्रवण नक्षत्र का नंबर 22 है। पापा जी, जब जब रोहिणी नक्षत्र आए तब तक सासू माँ ने क्या करना चाहिए कि उनका आपस में मतभेद ना हो? जब जब रोहिणी नक्षत्र आए तब तब सासू माँ ने किसी भी गाय अथवा बैल को अपने हाथों से रोटी खिलाना चाहिए। पापा जी, जब जब रोहिणी नक्षत्र आए तब तब बहुरानी ने क्या करना चाहिए जिससे उसका अपनी सासू माँ से कोई मतभेद न हो? जब जब रोहिणी नक्षत्र आए तब तब सासू माँ एवं बहुरानी में कोई मतभेद न हो, इसके लिए बहुरानी ने अपने हाथों से रोटी बनाकर अपनी सासू माँ को देना चाहिए, जो अपने हाथों से वे किसी गाय को खिला सके। ध्यान रहे, रोहिणी नक्षत्र की निशानी नंदी है, जिसके स्वामी शिव जी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, इसलिए जन्म के समय श्री कृष्ण को देखने शिव जी आए थे। नंदी का परिवार गाय का है, इसलिए भगवान कृष्ण ने गाय का महत्व, माखन का महत्व बतलाया है। इसलिए जब जब रोहिणी नक्षत्र आए तब तक बहुरानी ने अपने हाथों से रोटी बनाकर सासू माँ को देना चाहिए, जो वे अपने हाथों से किसी भी गाय अथवा नंदी को खिला सके। इससे बहुरानी को कृष्ण की 16 कलाओं का श्रृंगार जीवन में मिलेगा एवं सासू माँ को शिव जी के दरबार में मोक्ष। परंतु ये सब सासू माँ एवं बहुरानी के कर्मों पर निर्भर। जब जब हस्त नक्षत्र आए तब तब सासू माँ ने क्या करना चाहिए ताकि उनकी आपस में कोई मतभेद ना हो? जब जब हस्त नक्षत्र आए तब तब सासू माँ ने अपने हाथों से किसी भी गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। प्रेम से जो सासू माँ किसी भी गाय को हस्त नक्षत्र में जब हरा चारा खिलाती है तब उसने ये ध्यान रखना चाहिए कि विधाता का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए उस गाय का दूध जो सासू माँ के चारा खिलाने के बाद आएगा, वह जो भी प्राणी किसी भी रूप में पिएगा, जैसे दूध, दही, माखन अथवा चाय, काफी, मिठाई आदि में, वह प्राणी सासू माँ को मानव जीवन में किसी न किसी स्वरूप में मदद करेगा ही। जीवन में हमें कदम कदम पर जो अनजान प्राणी का सहयोग मिलता है, उसका यही कारण है कि वह प्राणी अपने कर्मों से अपना उपकार चुका रहा है। ज्योतिष में कर्क रोग को कम या समाप्त किस प्रकार कर सकते हैं, समझाकर बतलाइए। कर्क एक रोग मेडिकल साइंस में है। कर्क एक राशि ज्योतिष विज्ञान में है। कर्क राशि की जो निशानी है अथवा आकृति ज्योतिष में है, उसी आकृति का प्राणी कर्क रोग की निशानी है। इस प्रकार आज सारी पृथ्वी के डॉक्टरों ने इसे ध्यान से समझना चाहिए, विशेषकर जो डॉक्टर कर्क रोग पर नियंत्रण पाने के लिए अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं। जब राशि का स्वामी एवं रोग का नाम एक ही है, जब राशि का नाम एवं रोग का नाम एक ही है, तब उनमें आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध है। हमने अपनी पिछली चर्चाओं में यह बतलाया एवं समझाया था कि चंद्रमा का नियंत्रण अंधकार पर है। अंधेरे में बीज अंकुरित होता है, जिसका फल उजाले में प्राणी को दिखाई देता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण करता है, वह राशि प्राणी की जन्म राशि कहलाती है।
विधाता का नियम है, प्राणी शून्य से आता है एवं शून्य में समा जाता है। नमक का जन्म जल से होता है, वह वापस नमक पानी में चला जाता है, समा जाता है। बहता हुआ जल अपने घर से समुद्र की ओर हर पल बढ़ रहा है। राह में अनेकों परेशानी आती है, परंतु बहता हुआ जल कभी न कभी अपने घर समुद्र में पहुंचेगा ही। मतलब जो चल रहा है उसे मंजिल मिलेगी ही। जल पंच तत्व में एक तत्व है एवं विधाता के दरबार में उसका हिस्सा 20% है। पंच तत्व का दूसरा तत्व अग्नि है, उसका हिस्सा भी 20% है। पृथ्वी पर कहीं भी अग्नि रहे, वो अपने घर मतलब अग्नि का घर है सूर्य, जो आकाश में है की ओर बढ़ रही है। अग्नि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। पंच तत्व का तीसरा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा अपने घर में जाना चाहती है। बहती हुई मिट्टी रुकी हुई मिट्टी में ही मिलती है, किसी भी अन्य में नहीं। मिट्टी का आकर्षण मिट्टी में ही है, जैसे मानव का आकर्षण मानव योनि में ही है। इस आकर्षण को बनाए रखने के लिए विधाता ने नर एवं मादा का स्वरूप हर योनि में दिया है। समय में भी आधा आधा परिवर्तन किया है। आधा समय अंधकार के पास है तो आधा समय प्रकाश के पास है। पृथ्वी तत्व का हिस्सा भी विधाता के दरबार में 20% का है। पंच तत्व का चौथा तत्व है वायु, जो हर पल बह रही है, मतलब अपने घर की ओर जा रही है। वायु को भी अनेकों प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे प्राणी अपनी नाक से बहती वायु को अपने शरीर में फेफड़ों में भर लेता है। वायु निकलती है, प्राणी फिर बढ़ता है एवं ये क्रम चलता रहता है। विधाता की इच्छा से चल रहा है एवं इच्छा तक चलता रहेगा। पंच तत्वों का पांचवा तत्व है आकाश, जिसका परमाणु स्वरूप है बोली, आवाज। हम कहीं पर भी बोले वह आवाज अपने घर आकाश की ओर बढ़ रही है। कोई भी मानव चाहकर भी आवाज पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह तो अपने घर जाएगी ही। इस प्रकार प्रत्येक बुद्धिमान प्राणी ने समझना चाहिए कि प्रत्येक तत्व अपने घर की ओर बढ़ रहा है। हम भी अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रत्येक प्राणी अपने घर की ओर बढ़ रहा है। यह राह अनुभव के लिए है। जैसे कोई कलाकार किसी विशेष स्वरूप का बनकर बतलाता है, उसी प्रकार विधाता ने हमें प्राणी को अलग अलग योनियों के द्वारा अनुभव लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। कर्क योनि का प्राणी जल तत्व वाला प्राणी है, इसलिए जिस प्राणी में यह रोग होता है वह जल तत्व से मतलब जल में रहता है, जैसे खून में। आज का बुद्धिमान डॉक्टर सिर्फ जल को समाप्त कर रहा है, जिससे कर्क प्राणी समाप्त हो जाए। यह उसकी सोच सही नहीं है। पानी को सोखने से, कर्म करने से साधारण प्राणी की आंखों से नहीं दिखता, परंतु वह भाव के रूप में रहता है। जब मानव वायु से जल प्राप्त करके महान सन्यासी बन जाता है, तब क्या कर्क प्राणी भाप से जल प्राप्त करके जीवित नहीं रह सकता? जो डॉक्टर कर्क रोग पर नियंत्रण पाना चाहता है, उसने सबसे पहले जिस प्राणी को कर्क रोग हुआ है उसके खाने पीने का विवरण प्राप्त करे। जो प्राणी केकड़ा खाता है, जिसे कर्क कहते हैं, उसे कर्क रोग नहीं हो सकता। उसके खून को यदि कर्क रोगी को दिया जाए तो कर्क रोगी ठीक होने लगेगा। जिसकी जन्म राशि कर्क है,
यदि उसने अपना खून कर्क रोगी को दिया, दान में दिया, रक्तदान के रूप में दिया, तो कर्क रोगी ठीक होगा। यह सिद्धांत ज्योतिष एवं रोग का, ज्योतिष एवं डॉक्टर का विस्तार से अगली चर्चाओं में रोग एवं ज्योतिष कार्यक्रम में बतलाएंगे। पापा जी, जिस गृहिणी को सोमवार को बहुरानी मिल जाती है, उन्हें क्या करना चाहिए कि उनके परिवार में सास एवं बहू के बीच में कोई मतभेद न हो एवं उनका गृहस्थ जीवन सुखमय रहे? जिस गृहिणी को सोमवार को बहुरानी मिल जाती है, वह गृहिणी भाग्यवान है। बहू के आगमन के साथ परिवार में धन की आवक बढ़ने लगती है। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर पानी आने लगता है, जैसे रसदार फल, पानीदार अनाज, पानीदार बातें आदि। ध्यान रहे, सोमवार का स्वामी चंद्रमा है तथा चंद्रमा का तत्व जल है। जल का स्वभाव ऊपर से नीचे की ओर बहना है, इसलिए बहुरानी सासू माँ की बातें सुनने वाली रहती है। इसलिए जिस परिवार में सोमवार को बहुरानी आती है, उस परिवार में सासू माँ ने प्रतिदिन अपने हाथों से सफेद रंग के फूलों के पौधे को पानी देना चाहिए। जो सासू माँ 108 सोमवार तक प्रतिदिन यह कार्य कर सकेगी, उसका ग्रस्त जीवन दूज के चंद्रमा के समान पवित्र हो जाएगा, जो लड्डू गोपाल तथा शिव जी के माथे पर है एवं जिस चंद्रमा को मुस्लिम भाई नमन करते हैं। पापा जी, जिस कन्या को सोमवार को सासू माँ मिल जाए, उसने क्या करना चाहिए जिससे बहुरानी एवं सासू माँ के मध्य कोई मतभेद न हो? जिस कन्या को सोमवार को सासू माँ मिल जाती है, वह कन्या भाग्यवान है। कारण उस कन्या का जो स्वरूप अपने माता पिता के आंगन में नहीं चमक सका, वह स्वरूप सासू माँ के आंचल में चमकने लगता है। ध्यान रहे, सोमवार का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा का तत्व जल है एवं स्वाद नमकीन है। इसलिए बहुरानी ने, जिसे सोमवार को सासू माँ मिली है, उसने सोमवार को बाजार में पानी नहीं पीना चाहिए तथा बाजार का नमकीन नहीं खाना चाहिए। जो बहुरानी 108 सोमवार तक यह कार्य कर सकेगी, उसका ग्रस्त जीवन पूनम की चांदनी के समान शीतल हो जाएगा। खुद का अनुभव ही सच्चाई है। समय के परिवर्तन के साथ उसे अपने घर का नेतृत्व भी मिल जाएगा। जो गृहिणी अपने लाडले सुपुत्र के लिए बहुरानी लाने जा रही है, उसे सोमवार को बहुरानी मिल जाए, तो उसे क्या करना चाहिए जिससे उनके परिवार में कोई मतभेद ना हो? जो गृहिणी अपने लाडले सुपुत्र के लिए बहुरानी लाने की योजना बना रही है, यदि उसे सोमवार को बहुरानी मिल जाए, तो समझना कि परिवार में आमदनी बढ़ने लगेगी तथा परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर पानी आने लगेगा, चेहरे खिलखिलाने लगेगी। विवाह जिस दिन एवं जिस समय होता है, वह दिन एवं समय मानव निर्मित रहता है तथा विवाह जिस पल तय होता है, वह दिन एवं समय विधाता का रहता है। सोमवार का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा का तत्व जल है, इसलिए सासू माँ ने अपने लाडले सुपुत्र के कपड़े अपने हाथों से धोना चाहिए। सासू माँ ने अपने सुपुत्र के कपड़े धोते समय अपने मन में कल्पना करना चाहिए कि उसे कैसी बहुरानी चाहिए। 108 सोमवार तक ये कार्य करने का निर्णय करने पर किसी भी पल उसे अपनी पसंद की बहुरानी मिल जाएगी, जिससे उसका मतभेद नहीं रहेगा। खुद का अनुभव ही सच्चाई है। जो कन्या विवाह के लिए तैयार है एवं उसके माता पिता उसके लिए जीवन साथी खोज रहे हैं, यदि उसे सोमवार को सासू माँ मिल जाए, तो उसे क्या करना चाहिए जिससे उसका अपनी सासू माँ के साथ कोई मतभेद न हो? जो कन्या विवाह के लिए तैयार है एवं जिसके विवाह की तैयारी उसके माता पिता कर रहे हैं, उसने अपने पसंद की सासू माँ जो कि सोमवार को मिल जाए,
पाने के लिए, जिससे उसका अपनी सासू माँ से कोई मतभेद न हो, प्रत्येक सोमवार को अपने हाथों से अपनी मम्मी की पसंद का भोजन बनाना चाहिए। भोजन में सफेद रंग के अनाज, फल एवं सब्जी का विशेष उपयोग करें। सोमवार को कन्या ने बाजार का नमकीन नहीं खाना चाहिए। यदि वह कन्या 54 सोमवार तक ये कार्य कर रहेगी तो उसे अपनी पसंद की सासू माँ मिलेगी। खुद का अनुभव ही सच्चाई है। ध्यान रहे, सोमवार का चंद्रमा है तथा चंद्रमा का स्वाद नमकीन है। सेन वंशज के हम हैं भाई की, गोत्र हमारा गोयल। अग्रसेन वंशज के हम हैं भाई की, गोत्र हमारा गोयल। देख हमारा आपस का प्यार, अग्रसेन वंशज के हम हैं भाई तीन, गोत्र हमारा गोयल। हमने बेचे थे फुग्गे, वह भी था एक पल। हमने लगाई थी चाय की टपरी, आज नहीं कल। हमने बेचे थे फुग्गे, वह भी था एक पल। हमने लगाई थी चाय की टपरी, आज नहीं कल। बैंक ने बेचे थे हमारी माँ के गहने, कैसा था यह? हमारे बच्चों के मम्मी के गहने बेचे बैंक ने, आज नहीं कल। अग्रसेन वंशज के हम हैं भाई तीन, गोत्र हमारा गोयल। अग्रसेन वंशज के हम हैं भाई तीन, गोत्र हमारा गोयल।
हमारे बच्चों के खिलौने, आज नहीं कल। तेल किया था सस्ता हमने, अनोखा था वो पल, बिक गए थे हमारे बच्चों के खिलौने, आज नहीं कल। सो रहा था शासन, जाग रही थी भूख, हर दम हर एक पल। किसी ने हमको धूर्त कहा, किसी ने कहा पागल, आज नहीं कल। अग्रसेन वंशज के हम है भाई तीर, गोत्र हमारा गोयल। अग्रसेन वंशज के हम है भाई तीर, गोत्र हमारा गोयल। भूख मिटाई हमारी गो माता ने, पी कर शीतल जल। सोच रहा था विधाता कैसा होगा इनका कल। भूख मिटाई हमारी गो माता ने, पीकर शीतल जल। सोच रहा था विधाता कैसा होगा इनका कल। बिक गए बर्तन हमारी आंखें बहा रही थी, अनोखा जल। किसी ने हमको चोर कहा, किसी ने कहा बेईमान, आज नहीं कल। अग्रसेन वंशज के हम हैं भाई तीर, गोत्र हमारा गोयल। अग्रसेन वंशज के हम हैं भाई तीर, गोत्र हमारा गोयल। देख हमारा आपस का प्यार, हर कोई हो जाता है घायल, हर कोई हो जाता है घायल। अग्रसेन वंशज के हम हैं भाई तीर, गोत्र हमारा गोयल। अग्रसेन वंशज के हम हैं भाई तीर, गोत्र हमारा गोयल। अग्रसेन वंशज के हम हैं भाई तीर, गोत्र हमारा गोयल। एक अत्यंत साधारण परिवार का होनहार बालक घर से पाठशाला जाते हुए उसने देखा सड़क के किनारे एक कथित ज्योतिष बैठा है तोता लेकर। ठीक उसी पल एक और बात हुई। सिर पर आसमान में एक हवाई जहाज तेजी से उड़ चला। बालक जिज्ञासु था। मन में प्रश्न उठा, क्या मैं भी कभी इस हवाई जहाज का यात्री बन सकूंगा? कभी, किसी पल? फिर क्या है मेरा भविष्य? क्या ज्योतिष विद्या मेरा भविष्य बता सकती है? ये ज्योतिष विद्या क्या है? बाल्यावस्था के इन सवालों ने नन्हे विजय को ज्योतिष शास्त्र की ओर आकर्षित किया। ज्योतिष जैसी प्राचीन और गूढ़तम विद्याओं की शिक्षा दिलाई। किशोर विजय घर की बिल्लियां और कुत्तों की भी कुंडली बनाने लगे। लगभग 4 दशकों की तप साधना समान ज्ञान यात्रा के पश्चात श्री विजय कुमार तेलवाले आज ज्योतिष के नामी अभ्यासकों में गिने जाते हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, चाहे भाई पर चली गोली के माध्यम से परिवार पर आई विपदा हो या फिर अन्य कोई पारिवारिक या व्यापारिक परिवर्तन। कुमार साहब का विश्वास ज्योतिष विज्ञान पर अडिग रहा। यही प्रगाढ़ विश्वास उनके कई समर्थकों को आत्मविश्वास दे गया।
श्री कुमार साहब का जीवन लक्ष्य ही इस विज्ञान के माध्यम से निस्वार्थ मानव सेवा यही रहा है। ज्योतिष शास्त्र का यह अनूठा अभ्यासक चाहता है कि समस्त मानव जाति इस शास्त्र से लाभान्वित हो। वंशज के हम हैं भाई की, गोत्र हमारा गोयल,